देखिए OR का पहला जो यूज़ है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग OR का एक ब्रांच समझो उसको। ठीक है, LP जो होता है इसका मतलब यूज़ क्या है, पहले इसे समझिएगा। हमें मान लिया कुछ चीज़ें दी हैं, जो चीज़ें दी होती हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। देखो यहाँ पर वर्ड्स पे पकड़िएगा, उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, मान लिया कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए हैं, हाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हमको हमें ऑप्टिमल फंक्शन दिया जाएगा। ऑप्टिमल फंक्शन दिया जाएगा उन कांस्टेंट की मदद से। उस फंक्शन को मुझे ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। ऑप्टिमाइजेशन, कहीं कहीं SATION लिखा है, कहीं ZATION लिखा हुआ है, हम ऐसे लिख रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन मतलब उसको या तो मैक्सिमाइजेशन करना है या उसको मिनिमाइजेशन करना है। मतलब मान लिया आपके कांस्टेंट दिए हुए हैं और कांस्टेंट में ऑप्टिमल फंक्शन आपकी प्रॉफिट को लेकर के है। मान लिया जो ऑप्टिमल फंक्शन है वो आपकी प्रॉफिट को लेकर के है, तो हमें उसे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और मान लिया जो कांस्टेंट्स दिए हुए हैं उनके आधार पे जो ऑप्टिमल फंक्शन है वो आपके खर्चे का है, तो हमें उसे मिनिमाइज करना होता है। नहीं समझे? तो उसके लिए हम पहला जो यूज़ करते हैं कि ज्योमेट्री की मदद से कैसे करेंगे, तो ग्राफ की मदद से कैसे करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल के हिसाब से मैं कॉन्स्टेंट्स बताऊँगा, उसका इक्वेशन फॉर्म करूँगा और इक्वेशन फॉर्म करके मैं ग्राफ की मदद से उसको सॉल्व करूँगा। इसके पहले आप चलेंगे क्लास 11th और 12th में, पहुँच गए नहीं, मतलब मन से। वहाँ पर एक इनइक्वलिटी पढ़ी होगी आपने, इन इक्वेशंस में ग्राफ आपने खींचे होंगे। ठीक है, हाँ, तो उस ग्राफ की मदद से आपसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि ग्राफ तो आपके एग्जाम में अवेलेबल होगा नहीं, होगा नहीं, ग्राफ अवेलेबल नहीं होगा, तो कैसे उससे सॉल्व करेंगे। पहले मैं, चूंकि ज्योमेट्री वर्ड हमने यूज़ किया है तो इसका मतलब मैं ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ज़रा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ केवल। मान लिया एक फर्नीचर वाला है आपके पास, नहीं आपके पास नहीं है, एक फर्नीचर वाले की बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्नीचर वाले को बिजनेस करना है, वो टेबल और चेयर का करना चाहता है। अभी मैं इसके पहले बता रहा था सोफ़ा और उसका करना पड़ता था, तो इसको सोफ़ा और वो लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, और टोटल अमाउंट उसके पास मान लेते हैं 50,000 रुपया है। टोटल अमाउंट जो उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए है वो 50,000 है। ठीक है, अब केवल पैसा से काम चलता नहीं, आपको सोफे और, या तो आप इनकी तरह काम करें जैसे आपके फ्लिपकार्ट और ये सब, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने चाहे तो कुछ नहीं, 10 लोग अपने अपने घर में बैठे रहो, एक कंप्यूटर लेकर के, हमने ऑर्डर किया, आपके कंप्यूटर पे आया, आपने दुकान वाले को कन्वे कर दिया कि भैया रोहन साहब को एक वॉच चाहिए, भेज दो। रोहन को उसने वॉच भेजा, रोहन ने हमको पैसा दिया, हमने वॉच वाले को दिया और वॉच वाले का कमीशन हमने रख लिया। यही तरीका हमको लग रहा है फ्लिपकार्ट वगैरह का, है ना। ना तो उन्हें जगह की ज़रूरत है, और देखिए दिमाग देखिए, जैसे चाइना का वो कौन है, वो क्या उसका नाम है, वो बताते विश्व का सबसे बड़ा वो ये इस प्रकार का स्टोर की है, क्या नाम उसका है, नहीं हाँ अली बाबा, हाँ ने सुना है हमने, वो बड़ा चालाक है। तो अमाउंट के साथ साथ आपके पास स्पेस भी एक मायने रखता है। आपने हमसे कहा भैया स्पेस जो है ना उसमें 50 पीस हम रख सकते हैं, इतना ही हमें पास स्पेस है। मतलब 50 पीस मतलब या तो 50 टेबल रख सकते हैं या तो 50 चेयर या 30 और 20, मतलब इससे ज़्यादा स्पेस नहीं है। अब दो चीज़ें मैटर की है। ठीक है, आपने हमको बताया कि भैया जो कॉस्ट प्राइस है, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, टेबल की कॉस्ट प्राइस आपने कहा भाई 2500 रुपया, इसी में लिखे दे रहा हूँ मैं, है ना, जैसे को हमको आगे जगह चाहिए। आपने कहा भाई एक टेबल 2500 रुपये की है और प्रॉफिट इसमें हमको 250 रुपये होता है, और आपने कहा चेयर जो है वो 500 रुपये की है और प्रॉफिट इस पर 75 रुपये होता है। अब ये ना देखना कि आपने यहाँ तो 250 प्रॉफिट ले रहे हो, यहाँ 75 रुपया है, ये भी देखो इसकी कीमत 2,500 पे 250 है, इसमें 500 पे 75, ये भी देखो ना। ठीक है, और ये भी आपको देखना है कि आपका अमाउंट कितना आपके पास है और कितने पीस का रखने की जगह आपने
भाई बनवा लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप गए किसी OR स्पेशलिस्ट आपके पास है या किसी के पास गए, आपने कहा बताइए भैया इसमें क्या करें कि मैक्सिमम हमको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, वो यहाँ जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स, वो दो चीज़ें आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, एक तो मनी का कॉन्स्टेंट्स है, मनी, और दूसरा स्पेस का कॉन्स्टेंट्स है। नहीं समझे, मतलब किस बेस पर वो एलपी डिपेंड करती है, कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास है, ठीक है। अब आपने कहा देखो भैया ऐसा करो कि टेबल तो आप एक्स बनवा लो। अब चूंकि आगे चल के बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे तो उसमें एक्स वाई जेड हम ना मान करके x1 x2 x3 मानेंगे, है ना। एक्स बनवा लो, और आपने कहा चेयर वाई बनवा लो। आपसे उसने ये पूछा कि भाई पूरे 50 पीस हम टेबल बनवा लें, पूरे 50 पीस चेयर बनवा लें, या 25-25 करा दें, 30, तो कितना कराएं, वो आपके पास पहुंचा, ठीक है। इन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने कहा एक्स वाई बताया है तो इसका मान ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। कुछ बेस पकड़ में आ रहा है जो हम कह रहे हैं, मतलब ये तो नहीं लग रहा कि ये का बताए चले जा रहे हैं। हाँ, मतलब ये आज हम बेसिक कंसेप्ट लेकर के आपके सामने प्रकट हुए हैं, ये सब नोट्स बना के रखा है हमने, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हवा में नहीं बात करते। अब देखो ध्यान से, तो ये जो आपने टेबल और चेयर बताई है इन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। नेगेटिव तो ये हो नहीं सकते कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, हैं? अच्छा, तो आपने कहा भाई टेबल आप एक्स बना लो, समझे बात नहीं आई है, और चेयर आप वाई बना लो। तो ये तो सिंपल सी बात है कि एक्स और वाई कितने होंगे, या तो एक और टेबल नहीं बनाएगा तो कुछ 1 2 3 4 बनाएगा ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। इन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। क्या कहलाता है? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। अब बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर टेबल कितनी उसको पड़ेगी? भाई एक टेबल 2,500 रुपए की है और आपने एक्स किया है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी 2,500 एक्स होगी, नहीं होगी? 2,500 एक्स। और सीपी ऑफ चेयर कितनी पड़ने वाली उसको है? 500 वाई। क्यों? अब आपके जो इन कांस्टेंट्स की मदद से जो इक्वेशन बनने वाली है वो जरा समझिएगा। ये मैं रब कर दूं, थोड़ा सा रब करूंगा, केवल थोड़ा सा रब करूंगा। देखो ध्यान से, इन्हें कहेंगे पहले तो फर्स्ट इसको कहते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। पहला ये है कि पहला तो उसका जो कंडीशन है वो अमाउंट की है कि 50,000 से ज़्यादा उसके पास है नहीं। तो हमारे हिसाब से उसने चेयर में कितना खर्च किया? 2,500 एक्स, और उसमें टेबल में, और चेयर में किया 500 वाई। ये वैल्यू ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 50,000 होगी। आप चाहो तो इसको 500 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 25 5x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 100। ये पहली कंडीशन आई, नहीं समझे? दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि उसके पास स्पेस तो 50 पीस का है, तो यानी कि x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 50 ज़्यादा हो नहीं सकता। भाई 49 भले हो जाए, लेकिन 50 से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। तो दूसरी कंडीशन ये हुई, नहीं समझे? और एक x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ये मिलाकर के तीसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक है। तो ये तो कंडीशन आ गई आपकी। अब हमने इसके पहले बताया कि आपको एक ऑप्टिमल फंक्शन बनाया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ना, तो वो आपका कहलाता है ऑप्टिमल फंक्शन। क्या कहलाता है? ऑप्टिमल फंक्शन। ऐसा नाम लिख करके आएगा नहीं, लेकिन कहीं लिख के आ गया तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसकी जो भाषा है कि कौन कौन से वर्ड यूज होने, उसको हम पकड़ा रहे हैं आपको। ऑप्टिमल फंक्शन जो है वो आपका है प्रॉफिट, उसको जेड से लिखते हैं। अब देखो,
आपने एक्स पीस बनाई है टेबल, और टेबल पे 250 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 250x प्लस 75y। अब बताओ ये ऑप्टिमल में मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? तो ये मैक्सिमम होगा। तो ये आपने एलपी को डिजाइन किया, इसको कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। समझ में आई बात नहीं आई? तो पहला तो क्वेश्चन आपके यहां बन सकता है, कोई क्वेश्चन दे देंगे और आपसे कहेंगे फॉर्मुलेट द एलपीपी। ये तरीका होता है उसको फॉर्मुलेट करने का, ठीक है। इस पर हम बाद में एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। भाई चलो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, टेबल चेयर से काम चला लिया। एग्जाम्पल बड़े भी हो सकते हैं ना भाई। आप कोई मशीन बना सकते हैं, आप कोई चीज़ बनाओगे, अलग अलग मशीन पे ले जाओगे, अलग अलग लेबर उसमें लगेंगे, अलग अलग रॉ मटेरियल उसमें होंगे, बहुत चीज़ें हो सकती है ना। तो मैं इसको एक बार लिख लूँ अलग से ऊपर, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको हम रब करते हैं, क्योंकि अभी हमको जगह चाहिए ना। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है, एक आपका है 5x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 100, पहला इक्वेशन। आनंद आ रहा है क्वेश्चन में? क्योंकि जब तक आपको इसमें नहीं, हम टफ तो बताते ही नहीं, टफ तो हो ही नहीं सकता। 50 और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमको चूंकि ग्राफिकल से करना है, उसमें लिख करके आएगा एग्जाम में। एक तो क्वेश्चन बनेगा इसमें स्कोप ऑफ ओआर, वो आ भी सकता नहीं भी आ सकता। दूसरा क्वेश्चन बनेगा फॉर्मुलेट द एलपी, गिवन एलपी को फॉर्मुलेट करिए, वो पूछा जा सकता है। और तीसरा हो गया इसको सॉल्व करिए बाय ग्राफिकल मेथड। देखो जरा सोल्यूशन जरा समझिए, सर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये मैक्सिमम जेड छोड़ दीजिए, आप इसका ग्राफ खींचिए, ठीक है। तो आप यहां पर एक को मानेंगे x और एक को मानेंगे y। आप x1 x2 भी मान सकते हैं, ठीक है। जरा समझिएगा सावधान। पहले तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, यानी आपको x के ऊपर का पार्ट सेट करना है, ठीक है, ऊपर का पार्ट चाहिए, और y के पॉजिटिव पार्ट चाहिए, यानी x के ऊपर का पार्ट चाहिए और y का पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाले आप हैं भाई। x का ऊपर का पार्ट तो ये भी नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है ना ऊपर का, y का पॉजिटिव इधर हो सकता है, तो कॉमन पार्ट ये होने वाला है, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचने का तरीका देखिए क्या करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आप लिखेंगे राइटिंग इक्वेशन इनइक्वलिटी बाई इक्वलिटी, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्राफ खींचिए। ग्राफ बनाना हम नहीं सिखा रहे हैं आपको, आप सिंपल सा एक ग्राफ बनाएंगे। चूंकि स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट पर्याप्त हैं, x का मान और y का मान। एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। भाई जब x को काटोगे तो y 0 होगा ना, तो x को 0 करोगे तो y 100 आने वाला है, और जो y को 0 करोगे तो x कितना आने वाला है, 20 आने वाला है, ठीक है। तो यानी ये जो पॉइंट आपके बनने वाले हैं, पॉइंट बनने वाले हैं x कामा y, ये एक बनने वाला है 0 कामा 100, एक बनने वाला है 20 कामा 0, ठीक है। तो 20 कामा 0 यहाँ पर आ गया और 0 कामा 100 यहाँ पे आ गया, और आप इस लाइन को खींच दीजिएगा। खींच दिया आपने स्केल से। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर ये लेस आर इक्वल टू ना होकर केवल लेस देन होता तब क्या करते आप? तब ये लाइन आप नहीं टच करेंगे, इस लाइन को टच नहीं करेंगे आप, तब डॉटेड खींचेंगे आप, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, इसका ऊपर का पार्ट सेट करें या नीचे का पार्ट सेट करें? तो आप कहेंगे लेस देन है तो नीचे का पार्ट सेट होगा। इसमें एक कंफ्यूजन होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं ग्राफ ऐसे खींचता हूं, जैसे ये खींचा तो ठीक है, अगर मैं ग्राफ ऐसे खींचता हूं तो एक दिक्कत है, इधर x बढ़ रहा है y घट रहा है, नहीं समझे, इधर y घट रहा है y बढ़ रहा है x घट रहा है, तो कंफ्यूजन होगा ना, नहीं समझे भाई। आपके ग्राफ से ये तो क्लियर हो गया कि भाई x और y दोनों लेस हैं, तो आप इधर का पार्ट सेट करेंगे। लेकिन अगर मैं ग्राफ इस तरीके से बनाऊं, सुनो ध्यान से, ये ग्राफ आपको क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है कि कौन सा पार्ट सेट करें। इधर देखिए ध्यान से, अगर आपने इधर का पार्ट सेट किया तो देखो x बढ़ रहा है ना यहां पर, तो
तो आप इसको देख करके कैसे बताओगे कि ये x बढ़ा रहा है घटा रहा है, y घटा रहा है? तो इस का जो सोल्यूशन है इसको आपको जाना पड़ेगा ओरिजिन बाबा के पास, 0 0 के पास जाना पड़ेगा। अब बताओ ये 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है? करेगा। अगर मैं x को रखूं तो 0 लेस देन 100 है ना, तो यानी कि आपको वो पार्ट लेना है जिसमें 0 इंक्लूड हो, ओरिजिन इंक्लूड हो, यानी आप इस लाइन के नीचे का पार्ट सेट करेंगे। समझ में बात नहीं आई? अब नीचे के पार्ट पे ये पूरा होगा, अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप इसी पार्ट में रहोगे ना, नहीं समझे? अभी सेट कर नहीं रहे हैं। अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, यहां लिख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को भी इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। अब देखो x का मान, इसको बना रहे हैं ग्राफ, राइटिंग समझ में आ रही है? बहुत गंदा लिख रहे हैं, मतलब मैं बोल, हाँ तो अच्छी बात है। नहीं देखो x का मान और y का मान, और यहाँ कोऑर्डिनेट, x का मान रखोगे 0 तो y 50 आएगा, y का मान रखोगे 0 तो x 50। भाई देखो जब ये लाइन x को टच करेगी तो y 0 होगा, y को टच करेगी तो x 0 होगा, तो एक कोऑर्डिनेट आएगा 0, 50, एक आएगा 50, 0। 50, 0 यहाँ होगा और 0, 50 यहाँ होगा, तो ये ग्राफ बनेगा आपका। और इसके भी नीचे का पार्ट सेट करना है क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या आप कह सकता हूं कि भाई ये वाला पार्ट होगा, यानी आपका सोल्यूशन इसी ग्राफ के अंदर होगा। समझ में यही बात नहीं आई? अब देखो इसको रब कर दें पूरा। अच्छा देखो समझने की कोशिश करो, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको मेथड लंबे जरूर हैं, मेथड लंबे हैं, लेकिन आपको इतना बढ़िया प्यार समझ में आएगा कि आपको कह रहे वाह क्या बात है। सुनो ध्यान से, आपका सलूशन जिस रीजन में आएगा उसको कहते हैं फेसिबल रीजन। फेसिबल, कॉमन रीजन भी कहते हैं उसको, कॉमन रीजन, रीजन, या इसको फेसिबल कहते हैं, FEASIBLE, फेसिबल रीजन कहते हैं, REGION। ठीक है, तो 99% जो वर्ड यूज होगा फेसिबल रीजन होगा। ठीक है, अब चूंकि XY की वैल्यू इसी के बीच में आनी है, इसको फेसिबल सोल्यूशन कहते हैं, फेसिबल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जो उसमें नहीं है वो इनफेसिबल रीजन है, बाहर वाले को कहेंगे इनफेसिबल, इनफेसिबल रीजन, और इनफेसिबल सोल्यूशन कहेंगे इसको। अब एक सिंपल सी बात है कि आपको तो फेसिबल चाहिए, आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है, अब एक दिक्कत है, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट। अब ग्राफ मिलेगा तब तो ग्राफ से आप इसको पहचान सकते हैं। अच्छा इक्वेशन क्या बना है जरा बताइए, क्योंकि हमने कॉपी में कोई और क्वेश्चन लिखा, यहाँ वैल्यू चेंज कर दी है। पहला इक्वेशन 5x + y = 100 था ना, और दूसरा x + y = 50 था। दोनों को सेपरेट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 50, ये y कट गया, 4x = 50, x का मान एक गड़बड़ वैल्यू हमने ले ली है। ठीक है, ऐसा करो 50 को 60 कर दो, ये वैल्यू पूरी नहीं आ जाएगी ना, 50 को 60 कर दो, हर जगह 60 कर दो, इसको जानबूझ के मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको 60 कर दो, इसमें वैल्यू पूरी पूरी आ नहीं पा रही है ना, वो आधी आएगी, तो 60/4 यानी कि 15 चौको 60, 15, x का मान 15 आ गया, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 15 आ गई। और जब x का मान 15 रखोगे तो y का मान कितना आने वाला है, 45, y का मान 45 आ गया। मैंने 50 को 60 कर दिया है, एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलती ना हो गई हो। ठीक है, ग्राफ देख लीजिएगा। अब देखो ध्यान से, नोट कर लिया, वैल्यू सही है ना, 4x हो गया, अरे हाँ कहाँ से सर बता रहे हो, ये 40 नहीं हो जाएगा, अरे यार गड़बड़ कर देते हो, अभी 40 10 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 10 हो गया जाकर के, तो x का मान 10 आ गया, और जब x का मान रखोगे y का मान 40 आ गया, y का मान 40 आएगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा, आपको नंबर ऑफ चेयर्स कितनी बनानी है, टेबल कितनी बनानी है, वो इसके अंदर ये पॉइंट भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, पॉइंट यहां भी तो हो सकता है।
इसी पर हमारी एलपी की एक थ्योरम काम करती है। थ्योरम ऑफ एलपी मैं लिखे दे रहा हूँ। एलपी की थ्योरम है, ज़रा लिखिएगा। लेट आर बी अ फेसिबल रीजन, फेसिबल रीजन ब्रैकेट में दो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन फॉर अ एलपीपी एंड लेट मैक्सिमम जेड और मिनिमम जेड बराबर है ए एक्स प्लस बी वाई, बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसे हम ऑप्टिमल फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी हमें जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो कहते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट ऑकर एट कॉर्नर पॉइंट, एट कॉर्नर पॉइंट ऑफ फेसिबल रीजन। कुछ पकड़ में आया? कहते हैं कि अगर मान लिया कोई ये फेसिबल रीजन है तो आपकी जो ऑप्टिमल वैल्यू मिलने वाली है, मैक्सिमम जेड या मिनिमम जेड, वो एक कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगी। नहीं समझे? ये ग्राफ में जो कॉर्नर पॉइंट है, मतलब बीच में कहीं नहीं मिलेगी। ये थ्योरम कहती है एलपी की। ठीक है, तो यानी ये तो आप समझ में आ गया कि एक कॉर्नर पॉइंट ही आपकी वैल्यू है। समझ में आ गई बात? नोट कर लिया? अब देखो कितनी चेयर कितनी टेबल बनाए, उसके लिए समझिएगा। एक पॉइंट बना लो आप x कामा वाई का। ये आपके कॉर्नर पॉइंट हैं 0 0, 20 0, 10 40, 0 60, 0 0, 20 0, 10 40 और 0 60। और यहाँ मैक्सिमम z का मान निकालो 250x प्लस 75y। अब पहले तो 0 0 है कि साहब ऐसा करो, ना तो चेयर बनाओ ना तो टेबल बनाओ, बस चुपचाप बैठो आराम से। तो वो तो कोई मतलब ही नहीं हुआ 0, वो तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, अगर 20 चेयर और 20 टेबल और 10 चेयर बनाता है तो z की वैल्यू क्या आने वाली है? 250 इंटू 20 प्लस 0, यानी कि 5000 उसको प्रॉफिट होने वाला है। समझ में ये बात नहीं आई? अगर वो 10 चेयर 10 टेबल और y का मान 40 लेता है तो आएगा 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 40, कितना आएगा? 2500 ये हो गया। और 0 4 पंचे 20, 4 से 28, 28 2 30, यानी कि 4500 रुपया। गलत नहीं है? 5500 रुपया, 5500 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर वो टेबल ना बनाए, चेयर बनाए केवल, तो आएगा 0 प्लस 75 इंटू 60, 0 56 30, 6 से 42 4500 रुपया। अब बताओ वो क्या बनाएगा? ये मैक्सिमम प्रॉफिट उसका आने वाला है। यानी वो 10 टेबल बनाए और 40 चेयर बनाए तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात नहीं आई? जरा समझिएगा। आपको एक चीज दिख रही थी कि 2500 रुपया की चेयर एक टेबल थी, टेबल 2500 की थी और प्रॉफिट 250 था, 10% का प्रॉफिट था ना? और टेबल 500 रुपए की थी और 75 रुपए का प्रॉफिट था। ये 10% से ज्यादा था। 10% 50 रुपए हुआ था करके ना। तो आपको लग रहा था इसमें प्रॉफिट 10% से ज्यादा है, इसमें 10% से 10% है, तो लग नहीं रहा टेबल ज्यादा बनाए हम, ये चेयर। लॉजिक पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? मतलब नहीं, अगर हमारे पास वो ना आता, हम ऑपरेशन रिसर्च के मास्टर हैं, मास्टर होना अलग बात है, वो अपना दिमाग लगा लेते हैं घर में बैठ करके कि भैया टेबल में 10% का प्रॉफिट है और चेयर में 10% या ज़्यादा है, और वो केवल चेयर ही बनाता तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट ना होता, केवल चेयर ही बनाता तो ना होता उसको। नहीं समझे? क्योंकि उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी शामिल है और आपका स्पेस भी शामिल है, वो सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो बात समझ में आ गई कि एलपी का मतलब क्या होता है, कैसे हम कोई ग्राफिकल ग्राफ बनाते हैं, कैसे उसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आनंद आया इसमें? चलिए, तो आनंदित रहिए।